नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो दो कंपनी का एनालिसिस है। पहली कंपनी का नाम है कार ट्रेड टेक और दूसरी कंपनी है क्रिजैक। ये दो कंपनी का एनालिसिस करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कौन सी कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, बेहतर लग रहा है, अच्छा लग रहा है और ग्रोथ के प्रोस्पेक्टस कैसे हैं, आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। वीडियो 4 हिस्सों में होगा। पहले हिस्से में कंपनी का बिजनेस मॉडल, फिर उसके फंडामेंटल एनालिसिस, फिर उसका टेक्निकल एनालिसिस तीसरे हिस्से में और लास्ट हिस्से में इसके वैल्यूएशन। अब वैल्यूएशन से हमें ये पता लगता है कि आज की डेट में हमें इस स्टॉक में घुसना है, नहीं घुसना है। किसी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है ये वीडियो। जस्ट मैं अपना थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ कि ये जो 4 एक्टिविटीज़ होती हैं, अगर इनको पूरा कंप्लीट करा जाए तो आप एक स्टॉक के बारे में कैसे एक राय बना सकते हैं। और एज अ इन्वेस्टर आपको ऐसे स्टॉक्स ढूंढते रहना है, स्टडी करते रहना है, चाहे आप उसमें पोजीशन लें चाहे ना लें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेन पर्पस। अब मैं ये कर क्यों रहा हूँ? मैं ढूंढना चाह रहा हूँ एक ऐसा स्टॉक जो आने वाले टाइम में मेरे जैसे एक आम इन्वेस्टर के लिए एक बड़ा पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी दे, और वो किस कॉस्ट पे आएगी वो वैल्यूएशन हमें बताएगा। तो अपना काम तो आपको स्टडी करते ही रहना है। ठीक है, तो वहाँ से ये सारी की सारी आपकी जो जर्नी है शुरू होती है, ख़त्म होती है, जो भी है वो ऐसे ही चलता रहता है। तो ये सारा हो गया ओवरव्यू। चलिए शुरू करते हैं, सीधा चलते हैं। पहले सबसे पहले कार ट्रेड टेक के बारे में देख लेते हैं। और मेरे पास कॉनकॉल और पीपीटी दोनों अवेलेबल है इसका। मैंने इसको स्टडी भी करा है और कंपनी के जो नंबर हैं ज़बरदस्त है। कार ट्रेड अगर इसका सीधा पहले लेके चलता हूँ आपको पीपीटी पे, और पीपीटी पे देखने की कोशिश करते हैं। वीडियो बिल्कुल सिंपल रखेंगे, जो जो पीपीटी पे अवेलेबल है उसी से बात करेंगे, अपनी तरफ से मन धड़न कहानी कुछ नहीं बनाएंगे। अब जैसा आपने इसका पीपीटी खोलते हैं, आपको यहाँ पे दिखेगा कार वाले, बाइक वाले, श्री राम फाइनेंस, OLX, फिर और आपको साथ में कार ट्रेड टेक, ड्राइव स्माइल, कार ट्रेड, कार वाले, ये मतलब आपको मोटा मोटा एक आइडिया हो गया। इनके पास OLX भी इन्होंने बिज़नेस जो है खरीद लिया। अब ये 5-6 जो इनके सेगमेंट है वहाँ से इनको रेवेन्यू आता है। जैसे ही आप इनका थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, इनके जो रिसेंट रिजल्ट आए हैं 109% इन्होंने ग्रोथ दिखाई है, जो कि भयानक है और मज़ेदार है। मुझे ऐसे नंबर बड़े ज़बरदस्त लगते हैं। माफ़ कीजिए, 29% ग्रोथ दिखाई है, लेकिन जो प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है वो 109% हुई है। अब OLX है वो कंसिस्टेंट इनको ग्रोथ दे रहा है, जो कि 13% रेवेन्यू बढ़ा और 213% इनका पैट का बढ़ा, क्योंकि टेक्नोलॉजी बिजनेस है। अब ये बिज़नेस में होता क्या है, आपके और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, कार देखो, बाइक देखो, इसके ऊपर जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सी गाड़ी सेकेंड हैंड, जो यूज्ड सेकेंड हैंड गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, उसके प्राइजेस क्या हैं। तो वहाँ पे जाके हम जब चेक करते हैं, अब ये प्लेटफॉर्म वाले पैसा कैसे कमाते हैं? वो इस प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर होने के लिए आपसे पैसा कमाते हैं, लेते हैं, आपको सब्सक्रिप्शन देते हैं, मतलब आपको एक मंथली फ़ीस चार्ज कर लेते हैं कि आपने अगर प्लेटफॉर्म पे आना है, महीने का, 6 महीने का, जो भी है, उसको एक फ़िक्स फ़ीस ले लेते हैं। अब उसमें बायर आते हैं, सेलर आते हैं। इन्होंने बताया इनकी रिपोर्ट में कि जो बायर है ना, वो अगर एक आता है, माफ़ कीजिए, अगर सेलर एक है तो बायर 3 है, 1:3 का रेशो चल रहा है बायर और सेलर के बीच में। तो ये इस तरीके से इन दोनों से पैसा कमाते हैं। इन्होंने OLX जो प्लेटफॉर्म है उसको भी एक्वायर करा है, उनको इन्होंने ख़रीद लिया है, उसका टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन करा है और उसको अपना जो कार ट्रेड वाला जो प्लेटफॉर्म है उसके साथ ऐसा क्लब कर दिया, जोड़ दिया। तो इस तरीके से इन्होंने उस बिज़नेस को ख़रीद के अपने बिज़नेस के साथ जोड़ दिया है। अब इंडिया में और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म या ऐसी कोई जगह तो है नहीं कि जहाँ पे आपको पुरानी गाड़ी, नई गाड़ी की एडवर्टाइजमेंट करने को मिले। तो जो भी हमारे जो सेक्टर हैं, जैसे गाड़ी वाले हो गए, कार वाले हो गए, उन सबको जो भी सामान बेचना होता है, इस प्लेटफॉर्म की उनको ज़रूरत। एक तो ये तरीका होगा ये प्लेटफॉर्म कमाने का। दूसरा क्या करते हैं, जहाँ पे ये पुरानी गाड़ियों का ऑक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो वो जो ऑक्शन होता है उसमें से कमीशन लेते हैं। फिर जो डीलर्स हैं जो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उसमें से ये कुछ कस्टमर्स को लीड में जनरेट कर देते हैं और वहाँ से इनकम आ जाती है, इनको वहाँ से भी कमीशन मिलती है। तो ओवरऑल इनके प्लेटफॉर्म पे जो भी आता है, शुरू में उसको लगता है मैं फ्री काम कर रहा हूँ, लेकिन फ्री नहीं, ये उससे किसी न किसी तरीके से पैसे चार्ज करते हैं। फिर इनके जो ऑक्शन सेंटर है वहाँ से हो गया, ऑनलाइन जो एडवर्टाइजमेंट करने आते हैं उनसे लेते हैं, फिर जो कस्टमर बाय सेल करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उसके लिए करते हैं। फिर इन्होंने एक ना कुछ एक एक मैंने चीज़ पढ़ी थी इनके कॉन कॉल में मेंशन कर, इनके कॉल कॉल में एक चीज़ मेंशन करी थी कि ये कुछ जैसे वो होता है ना, वेरीफाई करेंगे अपने कस्टमर्स को, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, पेमेंट में हेल्प करेंगे, ऐसी वाली चीज़ें कर रहे हैं। तो उसको रजिस्टर करके उसके लिए भी एक सब्सक्रिप्शन फ़ीस ये चार्ज करेंगे अपने कस्टमर्स को। तो कुछ इस तरीके से हर जगह से पैसा कमाते हैं। और क्योंकि टेक्नोलॉजी बिजनेस है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो इसमें होता क्या है कि आपका एक बार फिक्स कॉस्ट लग गई,
कंप्यूटर कह रहा हूँ, सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट करने की और उसको चालू करने के लिए या उसको रनिंग कंडीशन में रखने के लिए, छोटे मोटे अपडेट्स डालने के लिए। तो उसमें जो इनकी फ़िक्स कॉस्ट है वो बहुत कम आती है और एक ही बार लगती है। अब उसके बाद उस प्लेटफॉर्म पे मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर 10 बंदे इन्होंने इंजीनियर रखे हुए हैं जो उस पर काम करते हैं, तो कॉस्ट तो उतनी आएगी। उस पर अब 10 मिलियन लोग आएँ, 12 मिलियन आए, 15 मिलियन आए, जो उसकी लिमिट है, आई मीन अनलेस क्रैश ना हो जाए प्लेटफॉर्म। तो इनका जो प्लेटफॉर्म का तो हो गया, ये सिंपल सा मसला है, सिंपल सा मतलब इनका कहानी है कि ऑनलाइन जो भी आएगा उसको हर तरीके से चार्ज करते हैं, ठीक है। ये व्हीकल फाइनेंसिंग में भी मदद करते हैं, तो काफ़ी का इन्होंने काम कर रखे हैं, जिसकी वजह से इनको इनकम इधर उधर हर जगह से आती है। सीधा चलते हैं इनके कॉन कॉल पे, और कॉन कॉल पे चल के देखते हैं भाई हो क्या रहा है। कॉन कॉल पे जरा सा जाने से पहले मैं एक बार इसका ना चार्ट देखना पसंद करूँगा। अब मेरी ये आप देख लीजिए, किसी भी अच्छे स्टॉक को पकड़ने के लिए क्या क्या है, एक छोटे से सिंपल थंब रूल जो होता है, मैनेजमेंट की गाइडेंस ऊपर को हो, अच्छी हो, उसका वो जो नंबर है सेल्स ग्रोथ के अच्छे दिख रहे हैं, और साथ में अगर चार्ट जितनी मेरी उंगली बड़ी है ना, बस इतना सा 5% ओवरऑल जो आप एनालिसिस करते हैं उसमें 5% चार्ट का तड़का अगर लगा दो, अगर आपका चार्ट भी ऊपर नीचे, तो मोर और लेस आपने एक अच्छी कंपनी पकड़ ली है। अब वो कंपनी में घुसना है नहीं घुसना है भाई, वो अपने आप पूछना फाइनेंशियल एडवाइज़र से, वो आपको अच्छे से बताएगा, जाना है नहीं लेना है, वो आपका काम है, ठीक है। मेरा काम है सिर्फ एनालिसिस करना, और मैं किस तरीके से सोचता हूँ वो आपके साथ शेयर करना। चार्ट अप ट्रेंड में है, बुलिश है, मेरी एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब सीधा चलते हैं इसके कॉन कॉल पे, और कॉन कॉल में देखते हैं हुआ क्या क्या। अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बनाएंगे, जो जो इन्होंने बताया बस उसी के बारे में हम बात करेंगे। कॉन कॉल में जो इनकी शुरुआत थी बुलिश थी, स्ट्रॉन्ग थी, मुझे बड़ा मज़ा आता है ऐसी कॉन कॉल पढ़ने का। स्टार्टिंग में ही, स्टार्टिंग के कॉन कॉल के कितने हिस्से में सिर्फ ग्रोथ के बारे में ही बात हो रही है, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, फिर इनके OLX वाला जो है उसमें कार वाले, बाइक वाले, हर जगह बस ग्रोथ की ही बात हो रही है। तो पहली जो ग्रोथ की बात हुई यहाँ पे 109% प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, उसके साथ में इन्होंने साथ में ही बात कर दी 29% जो ग्रोथ आया सेल्स का, वो हाईएस्ट ग्रोथ है रेवेन्यू की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। कार वाले, बाइक वाले, OLX जो इनके हैं, तीनों प्लेटफॉर्म मिला के 150 मिलियन यूज़र आ रहे हैं, और वो सारे के सारे ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक का मतलब उसको लाने के लिए किसी तरह का पैसा नहीं खर्च करते, ना कोई एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती, वो फ्री का आता है इनके पास। तो ये इनको अच्छा हो रहा है, यानी कि कस्टमर जो इनके पास ट्रैफिक आ रहा है वो फ्री में आ रहा है। ऑर्गेनिक इन द सेंस कि काम इतना अच्छा से कर रहे हैं कि लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और सच में वैसा कोई दूसरा प्लेटफॉर्म ऐसा है भी नहीं जहाँ पे आप जाओ और अपनी गाड़ी बेच दो, कार बेच दो, मतलब बाइक बेच दो, ऐसा कुछ भी और कोई प्लेटफॉर्म है नहीं। कंज्यूमर सेगमेंट में बताया इन्होंने 37% जो ग्रोथ है वो प्रॉफिटेबल है, और जो वो ग्रोथ हो रही है वो प्रॉफिटेबल है और ग्रोथ हो रही है, मतलब इतना ही है। मैंने हिंदी में कुछ पॉइंट्स लिखे थे, शायद मैं लिखने में गड़बड़ कर गया हूँ, तो इसलिए आई एम सॉरी। फिर OLX का इन्होंने रेवेन्यू बताया 17% से ग्रोथ आई है, ठीक है, और 213% इनका प्रॉफिट का ग्रोथ वहाँ पे आया है। अब ये इकलौता प्लेटफॉर्म है कंट्री में जहाँ पे कि लोग आते हैं, ऑक्शन भी करते हैं, पुरानी गाड़ी खरीदना, बेचना, ये सारा काम इसमें कर लेते हैं, ठीक है। अब जो सारा का सारा जो ट्रैफिक है वो कस्टमर का ऑर्गेनिकली आया, ये पहले मैंने बता दिया, और इसमें कोई परेशानी नहीं है, एडवर्टाइजमेंट नहीं करना पड़ता है, तो ये फ्री का इनका मामला चल रहा है। अब इनकी जो हाफ ईयरली ग्रोथ है उसके बारे में भी नंबर बताए, 28% से वहाँ पे भी ग्रोथ है। तो मतलब हर जगह ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ, मतलब भयंकर कंपनी है ये। कॉन कॉल मस्ट हैव, मैंने आपको पहले भी बताया था 2-3 कॉन कॉल है जो आपको पढ़ने चाहिए। एक तो जीना सीखो का है, कार ट्रेड टेक का है, और एक कंपनी और है जिसमें ना बहुत ज़्यादा ग्रोथ के बारे में बात की, मेरे दिमाग से अभी स्लिप हो रहा है, अगर आएगा तो मैं दोबारा से बताऊँगा। अब इसके अलावा कार एंड बाइक का जो ग्रोथ है वो 37% है, जो कि बहुत बढ़िया है। जो ग्रोथ हो रहा है लगातार हो रहा है और मज़ेदार है। OLX का ग्रोथ 17% ईयर ऑन ईयर बेसिस है। अब यहाँ से जो ग्रोथ की जर्नी अभी इन्होंने बताया कि शुरू हुई है मतलब आप इसको ये मत समझो कि वन ऑफ दी बेस्ट रिजल्ट है, नहीं नहीं नहीं। इन्होंने बताया कि हम बहुत कॉन्फिडेंट है आने वाले टाइम में, ये तो अभी स्टोरी स्टार्ट हुई है। OLX जो है वो अगले फ्यू क्वार्टर्स, कुछ जो क्वार्टर हैं वहाँ पे ज़बरदस्त ग्रोथ करने वाला है, और टेंशन वाली कोई बात नहीं है। फिर यहाँ से क्वेश्चन हुआ है जो हमारे इन्वेस्टर होते हैं कि ग्रोथ ये आ कहाँ से रही है। अब इन्होंने बताया कि जो प्लेटफॉर्म पे सेलिंग करते हैं, प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, उसको प्रोडक्ट मतलब कि जो बाई सेल वाले आते हैं, डील करवाते हैं, ऑक्शन करवाते हैं, फिर जो नए लोग आते हैं, नए मतलब डीलर्स जो लोग हैं आके एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि हमारा शोरूम यहाँ पे है। एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारी ये प्लेटफॉर्म है, ये गाड़ी है, ये प्राइस है, ये कोटेशन है, तो उससे फ़ीस चार्ज करते हैं। उन सबको सब्सक्रिप्शन मॉडल में ले आए हैं। अब ये सारा काम 6 महीने पहले इन्होंने शुरू कर दिया था। तो 6 महीने पहले जब शुरू करा था उसका रिज़ल्ट अब आने लग गया है। यानी कि आज आप कोई सर्विस स्टार्ट करेंगे तो पैसा तो आपको आज दिखेगा, लेकिन बुक्स में चढ़ने में, उसको कैश कन्वर्ट होने में,
और जो क्वार्टरली रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होने में 3 से 6 महीने का लगता है, तो 6 महीने अब हो चुके हैं, जिस वजह से अब वो हमें रिटर्न आना शुरू हो गया। फिर इन्होंने बताया कि देयर इज़ अ मौका, इन्होंने बताया कि यहाँ पे एक मौका है टू ब्रिंग मोर बायर्स इन सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम। आने वाले सालों में जितने और बायर्स हमारे आएंगे, बायर्स हो गए, विजिटर हो गए जो वेबसाइट पे आते हैं, उन सबको सब्सक्रिप्शन प्लान में डालेंगे और सबसे पैसा कमाएंगे। अब OLX जो है वो दोनों से पैसा बना रहा है, बायर से भी और सेलर से भी। कैसे? बायर वहाँ पे आता है, रजिस्टर करता है अपने आप को बाइंग करने के लिए, और सेलर वहाँ पे आता है, रजिस्टर करता है सेल करने के लिए। अब ये बीच में क्या करते हैं, बीच में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हाइड कर लेते हैं, उन दोनों का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होने देते जब तक, मतलब डील नहीं होने देते जब तक कि वो सब्सक्रिप्शन प्लान में ना आ जाए। आपने वो देखा होगा ना, शादी.com वाला जो है, matrimonial.com, वहाँ पे भी आप बिना डायरेक्टली जाएंगे तो सिर्फ देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट कुछ नहीं मिलेगा जब तक कि सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे। फिर उन्होंने बताया कि यही वाला वो लाइन है कि यहाँ पे कि हम लॉन्च कर रहे हैं ट्रस्ट वेरिफिकेशन प्रोग्राम, जहाँ पे बायर जो होगा और सेलर, उन दोनों को हम वेरीफाई करेंगे, और उसकी जिम्मेवारी थोड़ी सी कुछ करेंगे ना, डेटा वेटा चेक, कि कोई फ्रॉड व्रॉड ना हो, गलत इन्फॉर्मेशन ना मिले, कुछ ऐसा करके उसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम उसका भी ले लेंगे। अब मनी जो यहाँ पे जो पैसा स्पेंड हो रहा है वो ऑटोमेटिव एडवर्टाइजमेंट हो रही है, यहाँ पे ज़्यादा पैसा जो स्पेंड हो रहा है वो इनकी तरफ से नहीं हो रहा, वो जो डीलर हैं या OEMs हैं, जो बायर हैं, बायर तो नहीं होगा, सेलर होगा, जो कोई बड़े डीलर सेलर हैं जो सेकेंड हैंड बाइक गाड़ी बेचते हैं, वो भी यहाँ पे आके अपना एडवर्टाइजमेंट कर लेते हैं। और ये जो ट्रेंड है इनको कंटिन्यू दिख रहा है, और पूरा यकीन है कि यहाँ से ये कंटिन्यू रहेगा लंबे टाइम तक। अब सेल्स ग्रोथ जो एक और इन्होंने फैक्टर बताया कि जो GST गवर्नमेंट ने आके कम करी है ना, उसकी वजह से भी काफ़ी बाइंग परचेजिंग जो पावर है, बाइंग की जो पावर है एज अ कस्टमर की, वो बढ़ गई, जिस वजह से वहाँ से भी सेल्स आ रहा है। और मतलब हर जगह बाइंग ग्रोथ, बस यही बात हो रही है। अब OLX में इन्होंने बताया कि 6.5 मिलियन बायर्स हैं एवरी मंथ जो इनके प्लेटफॉर्म पे आते हैं, उसमें से इन्होंने 2.5 मिलियन जो कस्टमर है उनको मतलब मोनेटाइज कर लिया। मोनेटाइज मतलब उनसे पैसे ले लिए, उनको सब्सक्रिप्शन में डाल दिया भाई, तो सेल आवर प्रोडक्ट एवरी मंथ। तो मतलब छोड़ नहीं रहे कहीं से भी, इनके प्लेटफॉर्म पे आया मतलब। और फिर इन्होंने एक चीज़ और बताई थी कि जो AI सिस्टम है, आप गूगल पे जाएंगे, ChatGPT पे जब जाके आप गाड़ी वाड़ी का कुछ लिखेंगे ना, तो वो डायरेक्टली इनके प्लेटफॉर्म की तरफ पुश कर रहा है, इनका ये एडवर्टाइजमेंट या इनका लिंक है जो पेज का, उस पेज पे डायरेक्टली आपको लैंड करा रहा है। तो वो एक इनको बहुत अच्छा, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं इंडिया में। अब इन्होंने बताया कि एलीट बायर प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहे हैं, जहाँ से कि जो ये बेचने वाला है, ये वाला काम भी इनका अच्छा फंटेस्टिक चल रहा है। अब जो रेवेन्यू इनको आ रहा है डीलर से आ रहा है, ठीक है, डीलर की जो लीड बन जाती है, मतलब डीलर जो है, जो गाड़ियाँ लगा के बैठा हुआ है, ऑनलाइन आते हैं, चेक करते हैं, फिर वहाँ पे देख लेते हैं कौन सी जगह प्राइस है, कहाँ पे शोरूम है, वो वहाँ पे चले जाते हैं और वहाँ से उसको डील मिल जाती है। डील इन द सेंस कि उसका माल बिक जाता है, वो जो सब्सक्रिप्शन में मॉडल में वहाँ पे रजिस्टर करा हुआ है, कस्टमर ने भी, बायर ने भी, माफ़ कीजिए, बायर ने और डीलर ने भी, तो वहाँ से भी इनको पैसा आ जाता है। अब इसमें कई OEM डीलर हैं जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं, कुछ इसमें डीलर हैं जो डायरेक्ट वहाँ से बनी बनाई गाड़ी लाते हैं और गाड़ी ला के बेचते हैं बनी बनाई। ये सारा हो गया। अब चाहे आप डीलर हों, चाहे आप बायर हों, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हों, चाहे आप सेलर हों, कुछ भी हो, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आओगे तो हम आपको कमीशन फ़ीस चार्ज ज़रूर कर लेंगे। अब उस प्लेटफॉर्म में इनके पास कार वाले हैं, बाइक वाले हैं, फिर इनके पास जो इंक्रीमेंटल जो सेल हो रही है, इनके जितने भी प्रोडक्ट हैं, सर्विसेज हैं, ऑक्शन है, एडवर्टाइजमेंट है, और वो एक लॉयल्टी नहीं, वो वेरिफिकेशन वाला कुछ कर रहे हैं, वहाँ से भी पैसा कमा रहे हैं। तो पैसा सब जगह से उठा रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं हम। अब 400 से ज़्यादा इनके पास ऑड स्टोर हैं जो कि कंटिन्यू और उनको बढ़ाएंगे, एक्सेलरेट करेंगे यहाँ से, और आने वाले टाइम में वो बढ़ते चले जाएंगे। अब इन्होंने बताया कि 1100 करोड़ इनकी जो कैश है ना, वो इनकी ऑर्डर मतलब इनकी बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है, उसको आने वाले टाइम में यूज़ करेंगे, अपने फर्दर ग्रोथ जो करना है तो उसमें देख लेंगे। फिर यहाँ पे वो AI वाला बात करा, जिससे कि इनके प्लेटफॉर्म पे वो बंदे को लैंड करा रहे हैं, और उससे काफ़ी पुश आ रहा है, कंपेटिटिव प्राइस दिखा रहा है इनफैक्ट वो साथ में, जिस वजह से काफ़ी लोग इसको पसंद कर रहे हैं। अब हमारे प्लेटफॉर्म पे इन्होंने ये बताया कि जो डिस्कवरी बाइंग तक होती है, उसमें बैंक के साथ भी इनका टाई अप है, जहाँ से इनको डिस्काउंटेड रेट पे लोन की जो फैसिलिटी है वो भी अवेल करा रहे हैं। तो उसमें भी ये श्रीराम फाइनेंस वाला जो इनका दिखाया था ना इनके, तो वहाँ से भी इनको मदद मिल रही है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन थी इस कंपनी के बारे में। मुझे तो ये कंपनी बहुत ज़बरदस्त लगी, बहुत ज़बरदस्त मॉडल है। और अगर बात कर ली जाए इनके फंडामेंटल्स की, एक बार ही देख लेते हैं थोड़ा सा।
अभी आज की डेट में सिर्फ 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो नॉर्मली ऐसी कंपनी 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप तक चली जाती हैं। तो अभी भी यहाँ से 7 से 8 गुना की अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 28 है, आरओई 6 का है, पैग रेशो 1.67 है, प्राइस टू बुक 5 का है और करंट पी 74 है। ये कंपनी आज की डेट में जैसे हाई ग्रोथ हाई वैल्यूएशन वाली टाइप वाली थोड़ी सी बन गई है। ठीक है, चार्ट अप ट्रेंड है, बुलिश है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वॉल्यूम के साथ भर के बाइंग आई है, ज़बरदस्त है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नंबर ज़बरदस्त हैं, धांसू हैं, तोड़ फोड़ नंबर है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करो, नंबर ज़बरदस्त हैं, अच्छे हैं ऑन एन एवरेज। और सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर भयंकर हैं, मतलब अमेजिंग है। 2,200 करोड़ का इनके आज की डेट में रिजर्व्स अवेलेबल है इनके पास, उसमें से 128 बोरोइंग है इनकी। वो जो 1100 करोड़ बताया था वो कैश था, ये रिजर्व्स हैं। रिजर्व्स और कैश में थोड़ा सा फ़र्क होता है, क्योंकि जो रिजर्व्स हैं, जो बैलेंस शीट में रिजर्व दिखाए जा रहे हैं, इसके अंदर आपकी इन्वेंट्री भी आ जाती है, क्योंकि वो भी आपकी एसेट ही होती है। तो उस टाइप से आपको मैं मतलब बिल्कुल सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, प्लीज़ आप इसकी पिछवाड़े में मत घुस जाना और इसकी पीएचडी मत कर देना, मतलब भावनाओं को समझो। तो रिजर्व्स आपकी जेब में जो पैसा है, जिसकी वैल्यू है वो है, और बोरोइंग जो कि डेट है, आपकी देनदारी है। आसान, बिल्कुल सिंप्लीफाई भाषा में बता रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न 72% था, कम होकर 68 हुआ है। उसमें से FIIs 5% थे, बढ़ के 9% हो गए। आम पब्लिक 22% थी, 21% हो गई है। तो ज़बरदस्त है तीनों चीज़ें। सेल्स ग्रोथ ऊपर को है, नंबर्स ऊपर को आ रहे हैं, और जो चार्ट है वो भी ऊपर को जा रहा है। तो तीन चीज़ों का अगर तड़का लग जाए तो मतलब आपके हाथ में एक पोटेंशियल ग्रोथ करने वाली बढ़िया कंपनी मिल गई है। अब वैल्यूएशन से आपको पता लग जाता है वो कौन सी कैटेगरी में आ रही है। हाई ग्रोथ हाई वैल्यूएशन, तो उसमें थोड़ा सा आपको ना ध्यान रखना पड़ता है, शेयर की सवारी की तरह है। तो जैसे ही यहाँ का ग्रोथ गायब होएगा, आपको उतरना है फिर शेयर से, नहीं तो वरना शेयर की सवारी महंगी पड़ जाएगी। तो कुछ इस तरीके से। अगेन, किसी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। वैसे भी आप मानोगे नहीं, करोगे तो आप अपनी, लेकिन मुझे लगता है मुझे ये मैसेज आपको क्लियर देना चाहिए। नेक्स्ट कंपनी जो हमारी है क्रिजैक, उसकी तरफ चलते हैं। एक बार ही खोलते हैं कंपनी का पीपीटी, और पीपीटी पे जो दिया है बस उसके हिसाब से देखेंगे, अपना ज़्यादा दिमाग लगाने की हमें ज़रूरत है नहीं। जैसे ही आप पीपीटी खोलेंगे तो आपको ना यहाँ पे कुछ ये टोपियाँ ओपियाँ उड़ती हुई दिख रही हैं। अब ये टोपियाँ फिर स्टूडेंट दिख रहे हैं, तो इतने से एक आइडिया लग गया कि स्टूडेंट से रिलेटेड कुछ काम करता होगा, ठीक है ना, ये कंपनी। अब आगे जाएंगे तो ग्रोथ के नंबर दिखा रहे हैं, 25%, 30%, सारे ऊपर को जा रहे हैं, पार्ट ऊपर को जा रहा है। अब ये कंपनी करती क्या है? ये कंपनी जो स्टूडेंट है, जो अपने हमारी कंट्री से बाहर जाते हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऐसी कंट्रीज़ में, यूरोप में जाके स्टडी करना चाहते हैं। वो एक प्रोसेस रहता है, उसमें एक वीज़ा एप्लीकेशन रहता है, फिर आपको यहाँ पे कैट, GMAT ऐसे जो एग्ज़ाम रहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्लियर करने पड़ते हैं। फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूट है, आप वहाँ पे जाके स्टडी कर सकते हैं एज़ पर आपके जो मार्क्स आते हैं उसके, और प्लस जो आपने स्कोर करा है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। उसके लिए फिर ये एजेंसी क्या करती हैं, आपको हेल्प करती हैं वीज़ा प्रोसेस करने में। वहाँ पे एक एडमिशन लेने का प्रोसेस रहता है, उसमें स्कोर्स रहते हैं, उनमें आपको हेल्प करती है, गाइड करती है कि ये डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, ये डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, तो आपको लगवाती है। फिर आपसे एक फ़ीस चार्ज करते हैं और आपका वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस करवाते हैं। अब उसमें आपके जो हो गया, आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस हो गई, ठीक है, वीज़ा का जो प्रोसेस है उसकी एक फ़ीस होती है, फिर आपका एक इंटरव्यू वहाँ कराते हैं। तो ये सारे के सारे प्रोसेस को खुद से आपके साथ मिल के ना करवा के देते हैं, आपको एक काउंसलर की तरह आपको गाइड भी करते हैं, मदद करते हैं। तो मोटा मोटा इनका ये बिज़नेस है। ये इंटरनेशनल जो स्टूडेंट इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं स्टडी करने के लिए, उनको ये वीज़ा में प्रोसेस करने में कंप्लीट जो A to Z जो सीरीज़ है, जो काम होता है स्टूडेंट का, यहाँ पे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जो उसके स्कोर आ चुके हैं, वहाँ से लेके वहाँ के एडमिशन तक जो भी काम है, ये सारा का सारा कराते हैं, ठीक है। तो ये इनका बिज़नेस मॉडल हो गया कुछ इस तरीके से। क्योंकि जैसे स्टूडेंट आता है इनके पास, ये उससे एक फ़िक्स फ़ीस चार्ज कर लेते हैं। तो ये इनका रेवेन्यू मॉडल हो गया। अब ये थोड़ा सा मुझे इसमें एक चीज़ क्या डाउट लगती है, मेरा आज भी मानना है, और ये मैंने पहले भी जब ये कंपनी स्टडी करी तब भी, जो इनका जो सीज़न रहता है, मुझे लगता है जो इनका H1 है वो H2 के कंपैरिजन में वीक रहता है। कैसे? जो H1 है वो माफ़ कीजिए, मैं थोड़ा सा शायद गड़बड़ बोल रहा हूँ, H1 कहना थोड़ा गलत होगा, मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा अक्सर जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट हैं वो कनाडा में समर सीज़न में जाना पसंद करते हैं, विंटर में नहीं। उसका एक रीज़न क्या रहता है,
कि जो कनाडा में समर सीज़न आते हैं उस टाइम ना माहौल खुल जाता है, जॉब्स आपको मिल जाती हैं। तो स्टूडेंट्स को क्या रहता है कि अगर उनको पार्ट टाइम जॉब मिल जाए तो बड़ी आसानी से वो अपने एक्सपेंसेस को टेक केयर कर लेते हैं। उनको घर पे कॉल करके पैसा मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि पापा या मम्मी भाई भैया जो भी हो आप पैसा भेजो, थोड़ा मुझे यहाँ पे काम नहीं मिल रहा है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो आता है कनाडा का जो समर आता है वो आप देख लेना कब होता है, मुझे वो ध्यान नहीं है। तो वो समर सीज़न में ज़्यादा जाना चाहते हैं। तो और मेजॉरिटी आपको पता है कि हमारे इंडियन जो ज़्यादातर स्टूडेंट है उसकी मेजॉरिटी की अगर बात करी जाए तो वो कनाडा की तरफ ही जाते हैं। अब जियो पॉलिटिक्स की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन फिर भी लोगों ने जाना बंद नहीं करा, लोग नहीं मानने वाले, अभी भी बहुत भारी नंबर्स में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा सा पॉइंट है जो मुझे लगा कि आपके साथ डिस्कस कर देना चाहिए। बाकी इन्होंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है, आप जाना देख लेना। इसमें इनका मतलब बैलेंस शीट के बारे में दिया है, समरी दिया है परफॉर्मेंस के बारे में, एप्लीकेशन कितनी इन्होंने लगाई थी, कितनी पहुंच गई हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा इन्होंने बताया है। और जो यहाँ पे बताया कौन कौन सी कंट्री में भेजते हैं, यूके भेजते हैं, आयरलैंड, कनाडा, यूएसए, नाइजीरिया, चाइना और केन्या। ये मतलब तीन नहीं, ये 6-7 जगह जो है जहाँ के ये एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस करते हैं। अब 250 से ज़्यादा इनके ग्लोबल इंस्टीट्यूशन जो सेंटर हैं वो हैं इनके पास। 13,500 इनके जो एजेंट्स हैं रजिस्टर करते हैं प्लेटफॉर्म पे, इनके पास वो अवेलेबल है। और 9.20 लाख यानी 9.25 लाख लगभग स्टूडेंट्स के एप्लीकेशन ये ऑलरेडी उनके ऊपर काम कर रहे हैं। 80 से ज़्यादा कंट्री के अंदर ये एप्लीकेशन का काम करते हैं। और एम्प्लॉई के साथ जो 346 लगभग एम्प्लॉयज़ हैं वो जो कंसल्टेशन का काम करते हैं आज की डेट में। तो ये सारी के सारे इनका बिज़नेस करने का तरीका है, जो इनको रिक्वायरमेंट पड़ती है। जगह जगह इनके सेंटर रहते हैं, इनके कंसल्टेंट रहते हैं, आप उनसे जाके बात करेंगे तो वो आपको वीज़ा के जो भी प्रोग्राम है उसमें एनरोल कर देंगे और फिर वहाँ से एक आपसे फ़िक्स फ़ीस ले लेंगे। स्टार्टिंग फ़ीस मुझे पता है, एक स्टार्टिंग में फ़ीस होती है वो लेते हैं, प्लस उसके बाद जो एडमिशन होने के बाद इनको यूनिवर्सिटी की तरफ से भी कुछ कट मिलता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीज़ा का ये काम करवाते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने ये बताया है, यूएसए है जो, मुझे लग रहा है मैं थोड़ा गलत बोल गया, मैं आई एम सॉरी, मैं करेक्ट कर लेता हूँ। जो इनका जो टोटल कंट्रीज़ है उनमें जो इनके एप्लीकेशन जाते हैं, टोटल रेवेन्यू का 20% इनको यूएसए से आता है, 14% कनाडा से आता है, यूके से आता है और 13% कनाडा के आता है। लेकिन मैं आपको बोल गया कि मेजॉरिटी बिजनेस कनाडा से आता है। हाँ एक टाइम पे था शायद, लेकिन इनका जो नंबर है वो थोड़ा अलग बता रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आई एम सॉरी। अब जो ये नेचर है, जो इनका काम है, उसमें ट्यूशन वाला आता है, एकोमोडेशन आता है, फिर फूड का आता है, ट्रांसपोर्टेशन का आता है। ठीक है, आप जाके देख लेना, काफ़ी कुछ है इसके। तो ये इनका मोटा मोटा बिजनेस मॉडल था जो मैंने आपको बिल्कुल सिंप्लीफाई भाषा में बताने की कोशिश करी। अब क्या करता हूँ, सीधा लेके चलता हूँ इनके स्क्रीनर पे, और स्क्रीनर पे चल के देखते हैं इनके नंबर्स कैसे दिख रहे हैं। एज़ यूजुअल जैसे मैंने बताया, मैनेजमेंट की जो कॉन कॉल थी, शुरुआत बुलिश थी, स्ट्रॉन्ग थी, ग्रोथ के बारे में बात कर रहे थे, और साथ में अगर नंबर्स अच्छे आ रहे हैं और अगर साथ में चार्ट अगर ऊपर को जा रहा है, तो मुझे ये 3 चीज़ें मिल जाए मैं तो बड़ा मतलब इम्प्रेस हो जाता हूँ। तो कंपनी के अगर फंडामेंटल्स की बात कर ली जाए तो 5,300 करोड़ के मार्केट कैप पे काफ़ी छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 25 का है, आरओई 36 का है, करंट पी इनका 29 का है, और प्राइस टू बुक जो मुझे दिख रहा है 9 का दिख रहा है, पैग रेशियो लगभग 1 का है। चार्ट डाउन ट्रेंड है, वीक दिख रहा है, वॉल्यूम में बाइंग वाइंग तो कुछ नहीं आ रही मुझे दिखती हुई। और अगर बात कर ली जाए क्वार्टरली रिजल्ट की, 24%, 28%, मतलब ठीक है। और सेल्स ग्रोथ के नंबर अभी डेटा ज़्यादा अवेलेबल नहीं है तो इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं देख सकते। एक बार ये बैलेंस शीट में देख लेते हैं इनके डेट वेट का क्या है। नहीं, ज़ीरो डेट है और 5,665 करोड़ का रिजर्व्स है। तो जो ज़ीरो डेट वाली कंपनियों के लिए बावले हो जाते हैं उनमें से एक है कंपनी है उनके लिए। 79% प्रमोटर के पास है, FIIs ने 3% से 3.25 करा है, DIIs ने 7 में से 3.5 करा है, और आम पब्लिक ने 10 से 12% करा है। तो ये मोटा मोटा हो गया इन 2 कंपनीज़ के बारे में। अब ये जो मेरे पास सारा का सारा डिटेल था, इसको एक बार फटाफट समराइज़ कर देता हूँ और देख लेते हैं। जो कार ट्रेड कंपनी है, कार ट्रेड टेक, वो ये हमारा प्लेटफॉर्म वाला जो बिज़नेस है, वहाँ पे डीलर है, बायर है, सेलर है, उनसे पैसा कमाते हैं। OEMs वाले आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वाले आते हैं, बायर परचेज़र उनसे पैसा कमाते हैं उनको। अब तो एक बार ही पूरा वीडियो को समराइज़ कर देता हूँ। कार ट्रेड टेक जो कंपनी है हमारी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाली है। इन्होंने रिसेंटली OLX को ख़रीदा है। कस्टमर इनके प्लेटफॉर्म पे आते हैं, वहाँ पे बाय सेल करते हैं, डीलर आते हैं, मैन्युफैक्चरर आते हैं। ठीक है, लोग यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और इनका कुछ कार वाले, बाइक वाले, श्री राम फाइनेंस, ऐसे करके बहुत सारे इनके सेगमेंट हैं जहाँ पे ये हर तरीके के कस्टमर को कैटर करते हैं, और वहाँ पे लोग आते हैं, उनको ये
बायर और सेलर का जो सब्सक्रिप्शन होता है उसको दे के पैसा कमा लेते हैं। ये हो गया इनका इनका बिजनेस मॉडल। चार्ट की अगर बात करी जाए, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन एक बार अपडेट कर, अप ट्रेंड है, बुलिश है और स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। मैनेजमेंट के नंबर, मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है ऊपर को जा रही है, नंबर्स ऊपर को जा रहे हैं, चार्ट भी ऊपर को जा रहा है। रिसेंट जो इन्होंने क्वार्टरली रिजल्ट करा है 25% ग्रोथ करी है और 114% पैट में ग्रोथ आई है। करंट भी इनका 74 है। ऑन एन एवरेज जो इनका सेल्स ग्रोथ का नंबर है जो मुझे लग रहा है वो 30 से 35% के बीच में ये ग्रोथ करेंगे। और मैंने इनका कुछ इन्फॉर्मेशन निकाला था, एक बारी मैं आपको 1 ईयर फॉरवर्ड पी भी दिखाता हूँ इनका। 1 सेकेंड, आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, 1 सेकेंड आप होल्ड कीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। इनका 1 ईयर फॉरवर्ड पी भी मैंने निकाला है। हाँ, तो ये रहा मेरे पास इनका 1 ईयर फॉरवर्ड पी के। 1 मिनट, का ट्रेड टेक, हाँ। तो इनका जो सेल्स ग्रोथ का नंबर है वो लगभग 30% के आसपास है। मैनेजमेंट ने डायरेक्ट गाइडेंस नहीं दी है, लेकिन ये मोटा मोटा नंबर इनका निकल के आ रहा है। और 1 ईयर फॉरवर्ड पे इनका 65 से 80 के बीच में निकल के आ रहा है। अब ये कंपनी दिख रही है मुझे हाई ग्रोथ हाई वैल्यूएशन वाली है, तो मतलब शेयर की सवारी वाला टाइप वाला है। जैसे ग्रोथ गया भागना पड़ेगा वरना ये नीचे ले लेगा आपको फिर। अब दूसरी कंपनी है क्रिजैक। ये कंपनी करती क्या है, ये जो स्टूडेंट्स रहते हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ना चाहते हैं, उनका एप्लीकेशन फॉर्म को प्रोसेस करते हैं, उनसे एक लमसम फ़ीस लेते हैं और पूरा उनको हेल्प करते हैं पूरे प्रोसेस में। वीज़ा का हेल्प स्टार्ट से लेके यूनिवर्सिटी में एडमिशन का, कोचिंग का, ट्यूशन का, एकोमोडेशन का, ये सारा कुछ करा के देते हैं। और इनको जो वो वहाँ की यूनिवर्सिटी है उनसे वहाँ से भी कुछ कट इनको मिलता है। चार्ट की अगर बात करी जाए, चार्ट कंसोलिडेशन में फंसा है, डाउन ट्रेंड है, वीक दिख रहा है, नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। इस बार जो इन्होंने नंबर करे क्वार्टरली जो नंबर है इनके 21% से इन्होंने ग्रोथ करा है। और साथ में जो पैट की ग्रोथ आई है वो 139% से ग्रोथ हुआ है। और इनकी सेल्स ग्रोथ की बात करी जाए 30% ग्रोथ का इंजन है ये भी। और 1 ईयर फॉरवर्ड भी 21 से 25 का निकल के आ रहा है। तो ये वाली कंपनी मुझे 1 के पैग रेशियो से बराबर 1 थोड़ा सा 1 से कम ही वाले मुझे दिख रही है, 1.80 के आसपास या 1 कह लो आसान भाषा में। और 1 ईयर फॉरवर्ड भी 21 से 25 दिख रहा है। तो 21 से 25 1 ईयर फॉरवर्ड पे आपको जो कंपनी मिल रही है वो आने वाले मतलब साल तक 30% से ग्रोथ करने वाली कंपनी का दमखम रखती है। अब मैं अपनी जो कैटेगरी देना चाहूँगा, जो कार ट्रेड टेक है वो मस्ट हैव कैटेगरी में रखा है मैंने, और क्रिजैक को मैंने कैन हैव वाली कैटेगरी में रखा है। तो ये 2 कैटेगरी मुझे इनके लिए समझ आ रही है। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प करा और आपको कुछ वैल्यू ऐड मिला होगा यहाँ से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को जाके ना लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। आपका ऐसा करने से मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलता है और फिर मेरा और मन करता है मैं आपके लिए और नए नए वीडियोस लाऊं, और ज़्यादा स्टडी करूं, ज़्यादा मेहनत करूं और आपके लिए वीडियोस बनाता रहूं। तो ये प्लीज़ आपके हाथ में कर दीजिए प्लीज़, आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। ये चैनल आपके ही सपोर्ट से चलता है और आपके ही सपोर्ट से चलेगा आगे भी। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली है। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए और इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।